हेलो एवरीवन। एनएससी के एग्ज़ाम आ रहे हैं 5 जनवरी को। उसके अलावा कई सारे एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम जो है सामने लगे हुए हैं, तो उसी के लिए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का सेशन आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आ जाओ भाई, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखो, कोई भी एग्जाम पेपर आप देने जा रहे हो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर का एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जरूर लगाना है एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर पेरिनियल वीड? इनमें से कौन सा पेरिनियल वीड का एग्जाम्पल है? क्या होते हैं पेरिनियल वीड? क्या साइनोडोन उसका एग्जाम्पल है? क्या सी आर्वेंसिस उसका एग्जाम्पल है? या सिप्रस रोटंडस इसका एग्जाम्पल? या ये तीनों ही जो है आपके पेरिनियल वीड के अंदर आते हैं। तो भाई पेरिनियल वीड्स वो वीड होती हैं जो 2 या उससे ज़्यादा साल तक सर्वाइव कर सकती हैं। इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो ये अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशन के लिए इन्होंने खुद को अडॉप्ट कर लिया है कि इन्वायरमेंट कितना भी खराब हो ये सर्वाइव कर जाती हैं। सर्वाइव करने के लिए इन्होंने स्पेशल स्ट्रक्चर बना रखे हैं। जैसे कि हम बात करें तो कुछ में राइजोम आपको देखने को मिलता है, स्टोलन देखने को मिलता है, ट्यूबर्स देखने को मिलता है। जब ठंडियां आती हैं तो इनके ऊपर की पत्तियां झड़ जाती हैं, पर ये राइजोम, स्टोलन, ट्यूबर इनके थ्रू सर्वाइव कर जाते हैं आप सॉइल के अंदर। और जैसे ही यहाँ पे ठंडियां थोड़ी कम होंगी तो ये वापस से क्या करते हैं, वापस से इमर्ज कर जाते हैं सॉइल से। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनमें से पेरिनियल वीड कौन सी है, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये तीनों की तीनों पेरिनियल वीड के अंदर आते हैं। तो डी ऑप्शन अगर किया तो बिल्कुल सही जाएगा। तो भाई पेरिनियल वीड के बारे में यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं और उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से कि भाई प्रोपोगेशन के लिए, सर्वाइव करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, उसका क्लासिफिकेशन भी आपके सामने है। यहाँ पे साइनोडोन डेक्टाइलोन का याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्टोलन बनाता है। और अगर हम बात करते हैं सिप्रस रोटंडस की, तो वो ट्यूबर्स बना के यहाँ पे क्या करता है, सर्वाइव करता है। ठीक है, तो ये था आपका पेरिनियल वीड्स के रिगार्डिंग। उसके अलावा हम बात करें सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पूछा है द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाइल्ड इन वीडी स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट रिफर्स टू। ठीक है, क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। मान लो कि यहाँ पे हम लोग फील्ड है हमारा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। पर कई बार क्या होगा कि फॉरेस्ट में भी मान लो कि हम राइस लगा रहे हैं। अब मान लो कि फॉरेस्ट में भी राइस की कोई स्पीसीज थी, ठीक है, पर वो आपका कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं थी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको थोड़ा ब्रीडिंग वगैरह कराते हैं या फिर उसका नेचुरल सिलेक्शन वगैरह करते हैं, ताकि हमें क्या करना है, उसको हमें ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर लेके आना है, ताकि हम उसको भी यहाँ पे कल्टीवेट कर सकें। तो भाई वाइल्ड से उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं, डोमेस्टिकेशन ही इस प्रोसेस को कहा जाता है। तो डोमेस्टिकेशन और इंट्रोडक्शन ये दोनों यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे, इनमें कंफ्यूज मत होना। डोमेस्टिकेशन वाइल्ड से हम लोग डोमेस्टिकेट करने लगे, उसको यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर लेके आए। इंट्रोडक्शन अलग चीज़ है। इंट्रोडक्शन मान लो ऐसा होगा कि मान लो कोई फॉरेन कंट्री थी और वहाँ से हम लोग कोई वैरायटी लेके आ गए, तो उसको हम इंट्रोडक्शन बोलेंगे। जो यहाँ पहले से नहीं थी, हम कहीं बाहर से लेके आए, डैट इज इंट्रोडक्शन। और डोमेस्टिकेशन क्या है, जो वाइल्ड में ग्रो करती थी और अब हम उसको डोमेस्टिकेट कराने लगे। चलो भाई, लैक्टोज कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर, लैक्टोज को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं। कह रहे कि डाइसेक्राइड है और मिल्क में और डेयरी प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये किसका डाइसेक्राइड है? डाइसेक्राइड मतलब जो दो मोनोसेक्राइड से बनता है। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, ये सारे मोनोसेक्राइड के अंदर आते हैं। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आपका गैलेक्टोज। तो पूछ रहे लैक्टोज किससे बना होता है? ग्लूकोज से ही बना होता है। बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़े हैं, या बहुत सारे ग्लूकोज फ्रक्टोज आपस में जुड़े हैं, माल्टोज ग्लूकोज आपस में जुड़े हैं, या ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में जुड़े हैं। तो भाई ये भी ध्यान में रखना कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लांट में आपको ज़्यादातर सुक्रोज की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। ठीक है, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पूछ लेते हैं आपसे। देखो अगर हम बात करते हैं लैक्टोज की, तो भाई लैक्टोज बनता है आपका गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज का पॉलीमर है ये। ठीक है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज यहाँ पे यूज होते हैं और इसी से बनता है आपका क्या, लैक्टोज। तो डी ऑप्शन अगर पता था तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे जाता है। तो आपका लैक्टोज किससे बना है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के साथ। अब कह रहे विच कलर ऑफ लाइट, अगर आप देखो पीवीआईक्यू प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओगे तो फोटोसिंथेसिस वगैरह के रिगार्डिंग भी ठीक ठाक क्वेश्चन वहाँ पे आपसे पूछे हुए हैं। तो यहाँ कह रहे कि विच कलर ऑफ लाइट आर द मोस्ट एंड लीस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे बढ़िया और सबसे बेकार लाइट कौन सी होगी? रेड होगी सबसे बढ़िया, ब्लू होगी बेकार, ब्लू होगी बढ़िया, ग्रीन होगी बेकार, रेड बढ़िया, ग्रीन बेकार, येलो बढ़िया या ग्रीन बेकार। तो भाई फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे बढ़िया जो लाइट होगी वो होगी रेड एंड ब्लू। इसमें आपको सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होते हुए दिख जाएगी। पर अगर ग्रीन कलर की लाइट आ रही है तो वो सबसे ज़्यादा खराब होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। ग्रीन कलर, आपकी पत्तियां ग्रीन इसलिए ही दिखती हैं क्योंकि वो ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्व ही नहीं करती, सारी लाइट वो रिफ्लेक्ट करती है ग्रीन कलर की। तो ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस के काम नहीं आता। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर चला जाएगा। When organic residue or substance are added to soil, which group of microorganism attacks them later in the decomposition process? Decomposition के रिगार्डिंग पूछ रहा है। कह रहे कि भाई ऑर्गेनिक मैटर था, वो डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज कौन करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे। बैक्टीरिया आता है सबसे पहले इसमें टूट पड़ेगा, ठीक है,
पर इसमें कह रहे हैं कि भाई लेटर, कहाँ गया, हाँ, अटैक्स देम लेटर। ये कह रहे हैं कि बाद में जाके अटैक कौन करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बैक्टीरिया लग जाता है, फिर उसके बाद फंगस भी लग जाता है, ठीक है। और डिकम्पोजिशन जब एकदम लास्ट की तरफ बढ़ जाएगा उस टाइम पे लगेगा इसमें एक्टिनोमाइसीट्स, बिकॉज ये एक्टिनोमाइसीट्स स्लो ग्रोवर्स होते हैं, स्लो ग्रोथ होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक्टिनोमाइसीट्स से कि इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो होती है, इस वजह से डिकम्पोजिशन भी बहुत लेट में जाके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे लास्ट में जो है एक्टिनोमाइसीट्स क्या करता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट करता है। देखो एग्रोनॉमी के इस टाइप के जनरल क्वेश्चन आपको बड़े दिखेंगे उस एग्जाम में। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है। किंग ऑफ पल्स कह रहा है ग्राम होता है, भाई किंग ऑफ पल्स क्या सही लिखा है, किंग ऑफ पल्स क्या ग्राम होता है। क्वीन ऑफ पल्स कह रहा है पिजन पी, किंग ऑफ सीरियल कह रहा है वीट, और क्वीन ऑफ सीरियल कह रहा है मेज कह रहा है, क्या सही कह रहा है क्या। क्वीन ऑफ पल्स ग्राम, ग्राम को अपन बोलते हैं क्या चिकपी, सही बात है। क्वीन ऑफ पल्स पिजन पी नहीं, पी तो होगा पर पिजन पी नहीं होगा, ओनली पी होगा, ठीक है। क्वीन ऑफ पल्स क्या होता है, पी होता है। तो अगर बी ऑप्शन पता था तो वेल एंड गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका। उसके अलावा किंग ऑफ सीरियल है हमारा वीट, और क्वीन ऑफ सीरियल कौन है, मेज है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है, क्वीन ऑफ पल्स कौन है, पी इज क्वीन ऑफ पल्स। तो जल्दी से किंग और क्वीन बताओ मुझे, वाइल्ड सीड का किंग कौन होता है, ठीक है, वाइल्ड सीड का भी आपको पता होना चाहिए। चलो भाई, फ्रॉम विच प्लांट टिश्यू इज जूट फाइबर ऑब्टेन्ड, है ना, इस ये तो आसान क्वेश्चन है। जूट फाइबर कहाँ से निकाला जाता है, जो हम जूट का फाइबर आता है, ठीक है यहाँ पे, अच्छा, जो जूट का फाइबर आता है उसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जाइलम से, फ्लोएम से, कॉर्टेक्स से, या फिर एपिडर्मिस से। तो भाई अगर हम एपिडर्मिस की बात करते हैं तो जनरली एपिडर्मिस की बात करेंगे तो वो कॉटन वाला फाइबर है आपका, ठीक है। कॉटन वाला जो फाइबर है वो एपिडर्मल शीट कॉट का, एपिडर्मिस से वो कॉटन वाला फाइबर आता है। पर जब हम फ्लोएम की बात, सॉरी, जब हम जूट की बात करते हैं तो भाई जूट का फ्लोएम वाला फाइबर जो है निकाला जाता है। जूट से क्या निकालते हैं हम, फ्लोएम निकालते हैं, जो फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है प्लांट को, जो हम फ्लोएम निकालेंगे और उसी से क्या है, जूट का फाइबर बनाया जाता है। तो जूट इज अ फ्लोएम फाइबर, बी ऑप्शन जो है करेक्ट चला जाएगा। इंडियन मस्टर्ड, इस बार के एफओ एग्जाम में भी कुछ इंडियन मस्टर्ड से क्वेश्चन आया था। इंडियन मस्टर्ड इज द रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन विच टू स्पीसीज, कह रहे हैं इंडियन मस्टर्ड जो होती है, इंडियन मस्टर्ड को क्या बोलती है अपन, ब्रेसिका मस्टर्ड है तो येलो कलर लेते हैं, ब्रेसिका जंसिया, क्या ये इंडियन मस्टर्ड है, ठीक है। तो भाई ब्रेसिका ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए कि ब्रेसिका ट्राइंगल क्या होता है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, कई बार क्रॉस पूछ लेगा तो आसान है, ठीक है, वरना और कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है। तो देखो इसको याद कैसे करना है, NOC करके आप याद कर सकते हो, NOC। चलो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये याद कराता हूँ। तो भाई ब्रेसिका जेंसिया यहाँ पे आपका किसका जाएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। पर इसको हम लोग एक बार यहाँ देख लेते हैं। देखो इसको याद कैसे करना है, इसको याद हम ऐसे कर सकते हैं, NONC, ठीक है। रापा की जगह कई बार आपको कंपेस्ट्रिस भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कंपेस्ट्रिस। NOC हो गया आपका निग्रा, ओलेरेशिया एंड रापा या कंपेस्ट्रिस हो गया, ठीक है। उसके अलावा देखो ये क्रॉस पोलिनेटेड है, आपका निग्रा, ओलोरेशिया और रापा, ये क्या है, ये सब क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। क्रॉस पोलिनेटेड मतलब निग्रा और ओलोरेशिया का अगर आप क्रॉस कराओगे तो कैरिनेटा बनेगा, अगर आप ओलोरेशिया और रापा का कराओगे तो नेपस बनेगा, और इन दोनों का, निग्रा और रापा का कराओगे तो क्या बनेगा, जंसिया बनेगा, जिसको इंडियन मस्टर्ड भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन जाता है। दूसरा, क्रोमोजोम भी याद रखना, 2n की बात करें तो ये 16 है, ये 18 है और ये 20 है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो बीच वाले का आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो बीच वाले का आएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो फिर से बीच वाले का आएगा। यहाँ पे 2n लिखा है, ध्यान में रखना, क्या लिखा है, 2n 16। अगर मैं n लिखूंगा तो वो 8 आ जाएगा, कई बार n भी लिखा होता है तो थोड़ा ध्यान देना है। n लिखूंगा तो 9 आ जाएगा, n लिखूंगा तो 10 आ जाएगा। 2n 20 है तो n क्या है, इसका हाफ होगा। तो याद करना आसान है, NOC याद करना है, उनकी फुल फॉर्म याद करनी है, क्रॉस करके क्या बनेगा ये याद करना है, और आपको 16, 18, 20 याद करना है, बस इतना याद करना है। 16, 18, 20 याद हो गया तो इनको जोड़ोगे और बीच वाले का आपका निकल आएगा। एक बार नजर मारना इस पर थोड़ा ढंग से, और इसको एक बार प्रॉपर देख के जाना। द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंस इज कॉल्ड, कह रहे कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम लोग पोल्यूटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, माइक्रो रेमिडिएशन, नैनो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन या बायोसिनोज। देखो दो टर्म दिखेंगे आपको, एक को अपन बोलेंगे फाइटो रेमिडिएशन, फाइटो रेमिडिएशन, और एक को अपन बोलते हैं क्या, बायो ऑगमेंटेशन। क्या बोलेंगे, बायो ऑगमेंटेशन। दो टर्म मिलेंगे आपको, मिल गए। ये दोनों के दोनों टर्म पार्ट आते हैं किसका, आपका बायो रेमिडिएशन का, बायो रेमिडिएशन।
देखो बायो मतलब लिविंग, रेमिडिएशन मतलब किसी चीज को ठीक करना, उसको क्या करना, ठीक करना, ठीक है। तो भाई फाइटो रेमिडिएशन मतलब अगर हम प्लांट की हेल्प से पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर रहे हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको वो पोल्यूटेंट्स पसंद है, तो सॉइल से उन पोल्यूटेंट्स का अपटेक ज़्यादा करेंगे, तो वो आपका क्या हो गया, फाइटो रेमिडिएशन में आ गए। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो उन पोल्यूटेंट्स को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर करा के सॉइल में डाल देंगे, जिससे वो क्या कर सकते हैं, वहाँ के पोल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये आपका बायो रेमिडिएशन के अंदर ही आ जाता है। अगर आपको बाय चांस माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा है और आपको बायो ऑगमेंटेशन ऑप्शन में मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो बायो रेमिडिएशन भी चल जाएगा, आपका एक ही बात होगी, ठीक है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर मिलेट। अब भाई राइस वीट से तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पर अब धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं मिलेट की तरफ, अब राइस का कॉन्सेप्ट होता जा रहा है पुराना, ठीक है। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा मेजर मिलेट नहीं है, क्योंकि 3 मेजर मिलेट होते हैं आपके, ठीक है, और उन तीनों में से 3 मेजर मिलेट होते हैं, तो एक है जो मेजर मिलेट इनमें से नहीं है, तो वो कौन सा होगा। सोरगम क्या मेजर मिलेट होगा, क्या होगा या नहीं होगा, फॉक्सटेल मिलेट, पर मिलेट या फिंगर मिलेट। तो भाई ध्यान में रखना, सोरगम इज अ मेजर मिलेट, किंग ऑफ कोर्स सीरियल भी बोलते हैं। पर मिलेट इज अ मेजर मिलेट, फिंगर मिलेट इज अ मेजर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट इज नॉट अ मेजर मिलेट। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका राइट जो है चला जाएगा, स्मॉल मिलेट्स में ये कंसीडर किया जाता है। तो पर मिलेट, सोरगम और फिंगर मिलेट, इनके साइंटिफिक नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। पेनिसिटम ग्लाउकम, सोरगम बाइकोलोर एंड एल्यूसिन कॉर्काना। उसके अलावा यहाँ पे इनके भी आपको नाम याद रखने हैं जो स्मॉल मिलेट्स के अंदर कंसीडर किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें तो विच, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है, विच वाज द फर्स्ट वैरायटी ऑफ ब्रेसिका जंसिया, जो इंडियन मस्टर्ड ब्रेसिका जंसिया है उसकी पहली वैरायटी कौन सी थी जिसको सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू प्रोफेसर वीएल चोपड़ा ने बनाया था, ठीक है। तो आपसे एनआरसी HB506 क्या ये फर्स्ट वैरायटी थी। सेकंड नंबर पे DMH11, सी पे 00 और डी नंबर पे पूसा जे किशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ध्यान में रखना, मस्टर्ड की पहली वैरायटी, मस्टर्ड नहीं इंडियन मस्टर्ड की, कौन सी थी, इट वाज पूसा जे किशन, डी ऑप्शन। इस बार एफओ में यही क्वेश्चन पूछा भी गया था आपसे। उसके बाद अगर हम बात करें तो द येलो पिगमेंट इन मेज इज प्राइमरली ड्यू टू विच कंपाउंड। भाई येलो पिगमेंट मेज में, मेज येलो कलर का होता है, क्यों होता है, क्या उसमें ऐसा प्रेजेंट होगा, कैरोटीन की वजह से येलो है, क्लोरोफिल ए की वजह से, जेंथोफिल की वजह से, या फिर एंथोसाइनिन की वजह से। तो भाई थोड़ा ध्यान में रखना, मेज के अंदर क्या होता है, येलो क्यों है मेज, मेज के पास होता है जियाजेंथिन। क्या होता है, जियाजेंथिन, विच इज अ टाइप ऑफ जैंथोफिल ओनली। तो जैंथोफिल जो होता है वो प्लांट को कैसा कलर देता है, वो आपका येलो कलर का पिगमेंट है यहाँ पे, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट जाएगा। इसके अलावा एक क्लोरोफिल ए की बात करें तो ये ब्लू कलर, ब्लू ग्रीन कलर का यहाँ पे देता है। बी की बात करें तो ये येलो ग्रीन देता है। जैंथोफिल जो है स्पेशली येलो कलर यहाँ पे देगा, जो मेज में देखने को मिल रहा है। कैरोटीन की बात करें तो यहाँ पे आपको ये येलो या येलो कई बार ऑरेंज कलर भी देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, मेज में कलर किसकी वजह से आया था। हाउ मेनी anion macronutrients आर प्रेजेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट, इनमें से कितने एलिमेंट ऐसे होंगे जो अनायंस हैं, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में ये माइक्रोन्यूट्रिएंट दिए हुए हैं आपको, कह रहे इनमें से अनायंस कौन कौन से हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा। आयरन इज कटायन, मैग्नीज कटायन, बोरोन अनायन है कि नहीं, निकिल कटायन है, क्लोरीन एनायन है। देखो जब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो सिर्फ 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो आपको अनायनिक फॉर्म में देखने को मिलते हैं। कौन से भाई वो 3, एक तो आपकी ये हो गई आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, निकल, ठीक है, ये तो हो ही गई। उसके अलावा मोलिब्डेनम है, बोरॉन है एंड क्लोरीन, ये तीनों एलिमेंट क्या होते हैं, एनायनिक फॉर्म में होते हैं। सिर्फ ये 3 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका यहाँ जो आंसर जाएगा वो बोरॉन और क्लोरीन, 2 एलिमेंट आपको यहाँ पे दिख गई, मोलिब्डेनम तो लिखा नहीं है, तो 2 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर। अच्छा मोलिब्डेनम भी लिखा है भाई इस साइड, ये मोलिब्डेनम भी लिखा है, तो आपका बी ऑप्शन जो यहाँ पे 3 है करेक्ट चला जाएगा। तो ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन जो यहाँ करेक्ट जाएगा। तो भाई मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट से थोड़ा अलग देखने को मिलती है। Which land capability classes are considered suitable for cultivation? कह रहे हैं आपकी जो लैंड कल्टीवेशन क्लासेज है 1 2 शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं 5 6 7 8, वैसे इनको रोमन नंबर से लिखा जाता है ना, पर इतना टाइम किसके पास है। तो अगर हम बात करते हैं लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस की, तो पहली चीज़ भाई ये 8 क्लासेज होंगी यहाँ पे। 8 में से होती है स्टार्टिंग की 4 क्लासेज जिसको जो सूटेबल होती है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। मतलब ये वो लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। 5 6 एंड 7 ये कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होगी, पर ग्रेजिंग यहाँ पे जानवर कर सकते हैं, ग्रेजिंग के लिए सूटेबल होगी, ठीक है। और क्लास नंबर 8
ये कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होगी, ये ग्रेजिंग के लिए भी सूटेबल नहीं होगी, पर ये सूटेबल होगी तो वाइल्ड लाइफ एंड वाटर सेट के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बड़ा पूछता है, वाइल्ड लाइफ एंड वाटर सेट, कि वाइल्ड लाइफ और वाटर सेट के लिए कौन सी क्लास सूटेबल मानी जाती है, तो इट इज क्लास नंबर 8। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कल्टीवेशन के लिए सूटेबल कौन सी है, तो 1 से लेके क्लास 4 जो है ये आपकी कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। मैच इज क्रॉस विद इट सेंटर ऑफ ओरिजिन। देखो भाई इस टाइप के ना क्वेश्चन आप जब प्रीवियस ईयर उठाओगे ना आपको बड़े मिलेंगे कि इस तरीके से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए हैं जो आपको याद होनी चाहिए, बस एक बार रिवीजन आपको मारना पड़ता है। तो पूछ रहे हैं कि भाई राइस का ओरिजिन क्या है, शुगर केन का क्या है, ग्राउंडनट का क्या है, पोटैटो का क्या है। भाई जल्दी से यहाँ पे मैच कर लेते हैं, लिख के मैच करेंगे ना, वरना बड़ा कन्फ्यूजन होता है। राइस आपका होता है कहाँ, इंडो बर्मा में, इंडो म्यांमार के बॉर्डर में आप कह सकते हो। सेकंड नंबर पे शुगर केन की अगर हम बात करें तो शुगर केन आता है आपका न्यू गिनिया में। ग्राउंडनट की बात करें तो भाई ग्राउंडनट का होगा ब्राजील, और पोटैटो की बात करें तो भाई पोटैटो का वन एंड ओनली साउथ अमेरिका। ब्राजील भी वैसे साउथ अमेरिका का ही पार्ट है। तो BADC, BADNC, तो बी ऑप्शन अगर पता था तो वेल एंड गुड, बिल्कुल सही है ना, नहीं तो है एक रिवीजन की जरूरत। मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर इज बेस्ड ऑन, सॉइल टेक्सचर का जब हमें एनालिसिस करना है तो वो किस चीज़ पे आपका कौन से लॉ पे बेस होगा, बियर्स लॉ, ओम्स लॉ, डार्सी लॉ या स्टोक्स लॉ। जल्दी से बताता हूँ मैं आपको। बियर्स लॉ की अगर हम बात करें तो भाई बियर्स लॉ आपका काम आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। अब मैं लॉ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ पर इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिससे हम लोग सॉइल में फॉस्फोरस, सल्फर, बोरोन ये वाले क्या करते हैं एलिमेंट्स को मेजर करते हैं आपका किससे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, उसमें बियर्स लॉ लगता है। ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक करंट, ये तो फिजिक्स के बाहर हो गया, फिजिक्स का पार्ट हो गया, फिजिक्स का पार्ट हो गया, ठीक है, सॉइल फिजिक्स का नहीं, असली फिजिक्स का, क्योंकि करंट में रेजिस्टेंस कितना लग रहा है, जो तार है वो करंट को रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड कर रहा है उसके रिगार्डिंग बात करेगा। डॉर्सी लॉ तो वाटर मूवमेंट के रिगार्डिंग लॉ है, वाटर मूवमेंट, ठीक है। और स्टोक्स लॉ की बात करें तो भाई ये यहाँ पे आपका सेडिमेंटेशन के रिगार्डिंग लॉ है, ये सेडिमेंटेशन के रिगार्डिंग। बस एक चीज आपको मैं स्टोक्स लॉ में बताना चाहता हूँ, ये आपको बता रहा है कि भाई जो पार्टिकल नीचे सेटल हो रहा है, मतलब आपने क्या किया, आपने जैसे बाल्टी में मान लो कि आपने मिट्टी, आपका पानी और मिट्टी का एक सॉल्यूशन था, आपने उसको बाल्टी में डाल दिया, कुछ टाइम बाद आप देखोगे पूरा सॉइल नीचे सेटल हो गया और ऊपर साफ पानी आ गया, ठीक है। यही है स्टोक्स लॉ कि नीचे आपके जो सॉइल है वो सेटल होता जा रहा है, पर ये जो सेटल होगा, ये जो सॉइल का पार्टिकल नीचे सेटल होगा, इसकी जो नीचे सेटल होने की वेलोसिटी है, स्पीड है, ठीक है, स्पीड तो क्या वेलोसिटी ही बोलते हैं यहाँ पे, वो डिपेंड करेगा कि उस पार्टिकल का जो भी रेडियस है उसके स्क्वायर के साथ, ठीक है। मतलब सॉइल का जो पार्टिकल नीचे सेटल हो रहा है उसकी जो नीचे सेटल होने की वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है डायरेक्टली उसके रेडियस के स्क्वायर के साथ। जितना बड़ा पार्टिकल उतनी जल्दी नीचे सेटल करेगा, ये बताता है हमें स्टोक्स लॉ, इसी से हम सॉइल का टेक्सचर निकालते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर इज, भाई क्या होता है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट मतलब जैसे मान लो पानी है, तो स्पेसिफिक हीट मतलब हमें पानी को कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्या बोला मैंने कि आपके पास 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम पानी है, अब मैं इसको कितनी हीट दूं कि इसका टेम्परेचर जो है, मान लो कि इसका टेम्परेचर था आपका 100 डिग्री पे, 100 से 101 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, ठीक है, या फिर 100 हटाओ, आप चाहो तो कुछ भी लिख लो, 101 डिग्री लिख लो, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है अगर मुझे, तो उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। वाटर में थोड़ी हीट ज़्यादा देनी पड़ती है, उसकी स्पेसिफिक हीट हाई है, ऑर्गेनिक मैटर में वाटर के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। तो भाई वाटर में अगर हम बात करें तो आपकी जो स्पेसिफिक हीट है 1 होगी और ऑर्गेनिक मैटर की 0.5 होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखेंगे कि कितनी हीट देनी पड़ेगी, हीट मतलब कैलोरीज, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो यूनिट भी आप इसी तरीके से याद कर सकते हो, सी ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। इन एडिशन टू फॉस्फोरस एसएसपी ऑल्सो कंटेन, भाई एसएसपी में आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट, कैसे बनाते हैं इसको, रॉक फॉस्फेट में मिलाओ H2SO4 और बन जाता है एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसमें होता है आपका 16% P2O5। कह रहे कि P2O5 तो चलो है इसमें, फॉस्फोरस तो है ही है, फॉस्फोरस के अलावा इसमें और क्या प्रेजेंट होता है। तो भाई अगर हम जब एसएसपी की बात करते हैं तो भाई मैंने आपको कई बार बताया है, एसएसपी के अंदर एक और चीज छुपी है जिसको हम कहते हैं जिप्सम। एसएसपी में जिप्सम भी होगा। जिप्सम मतलब 16% P2O5 तो होगा ही होगा, उसके अलावा 12% इसमें सल्फर भी देखने को मिलता है और 21% कैल्शियम भी देखने को मिलता है। तो सल्फर, कैल्शियम ये सब आपके एसएसपी में प्रेजेंट होंगे। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सल्फर
जाएगा। इसके अलावा कैल्शियम भी होगा इसमें, कितना 21% कैल्शियम भी देखने को मिलेगा, इसलिए एसएसपी को काफ़ी अच्छा फर्टिलाइजर भी माना जाता है। ठीक है, चलो भाई। हु डिस्कवर द मैटरनल इनहेरिटेंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन मेज, कह रहे कि भाई मेल स्टेरिलिटी को मेज में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने ढूंढा था। तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आता है और बच्चे जैसे ही देखते हैं वो टिक करते हैं ऑप्शन नंबर सी कॉरेंस का। ठीक है, जो हो जाता है तुरंत ही गलत। क्यों हो जाता है गलत? क्योंकि भाई कॉरेंस ने सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी ढूंढा था। कॉरेंस ने सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को ढूंढा था, ये बात तो सही है। ठीक है, बट इन्होंने ढूंढा था मिराबिलिस स्पेलिंग देखते रहना, जलापा में। ठीक है, इन्होंने मिराबिलिस जलापा में ढूंढा था, क्वेश्चन में बोल दिया मेज में पूछा है। भाई मेज में जो सबसे पहले ढूंढा था वो ढूंढा था रोड्स ने। ठीक है, किसने? 1933 में 1933 में रोड्स ने सबसे पहले मेज के अंदर आप मेल स्टेरिलिटी ढूंढा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अब कह रहे भाई जो हिसारडेल है, हिसारडेल किसका क्रॉस है? मरीनो रैम्स एंड बिकानरी ईव्स, मतलब जो मरीनो थे, मरीनो का मेल लिया यहाँ पे, और जो बिकानरी शीप है उसका फीमेल लिया, इनका क्रॉस करा दिया। ठीक, तो ये क्रॉस कराया कहाँ गया था? सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में कराया गया, गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म हिसार में कराया गया, IVRA इज्जत नगर में कराया गया, या कैलिफोर्निया USA के अंदर कराया गया था। तो भाई ये जो क्रॉस हुआ था, ये हिसारडेल वाला इतना इंपॉर्टेंट क्रॉस है, ये कराया गया था गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म हिसार के अंदर। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिसीज नोन एज ब्लैक आर्म इन कॉटन इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय विच पैथोजन। ब्लैक आर्म होता है जो कॉटन के अंदर, वो किसकी वजह से देखने को मिलेगा? बैक्टीरियल डिसीज है, इसको बैक्टीरियल ब्लाइट भी कहते हैं, इसको बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन भी कहा जाता है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन। बताओ भाई किसकी वजह से होगा? जेंथोमोनाज, आपका लेफिसोनिया जाइली, फ्यूजोरियम ऑर्गिस्पोरम, या स्टेप्टोमाइसिस स्कैबीज की वजह से। देखो इसके ये सिम्टम्स है, जो लीफ है उसकी, उसमें आपका नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो गई, नेक्रोटिक स्पॉट्स बनने लगे छोटे छोटे से, टिश्यू डेड होने लग गया। ठीक है, उसके अलावा वीन नेक्रोसिस भी होती है, जो इसकी वीन से वही पूरी क्या हो रही है, टिश्यू वहाँ पे डेड होते जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, कई बार यहाँ पे आपका ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम इसका यहाँ पे ये रहा, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका आपका यहाँ पे ब्लैक आर्म का। ब्लैक आर्म मतलब जो इसकी स्टेम वगैरह है, धीरे धीरे यहाँ पे तक भी क्या होता है, नेक्रोसिस इसकी स्टेम में भी स्टार्ट होती है, जिसको ब्लैक आर्म सिम्टम कहा जाता है। तो ये सारा आपको देखने को मिलता है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस की वजह से, जो आपका क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो ए ऑप्शन जो होगा यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली इस तरीके से भी आ जाता है, कुछ स्टेट एग्जाम में आया हुआ है। वट इनकरेक्ट डिटेल आर देयर अबाउट न्यूट्रिएंट मूवमेंट इन प्लांट। ठीक है, प्लांट की बात कर रहा है भाई यहाँ पे, कह रहे प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट का मूवमेंट होता है, ठीक, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला कह रहा कि भाई सल्फर, आयरन और मैग्नीज, ये प्लांट में मोबाइल, इनकी थोड़ी सी मोबिलिटी कम होती है। ठीक है, लेस मोबाइल है। कैल्शियम बोरॉन इमोबाइल है पूरी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये अलग से भी पूछ लेगा, ये भी अलग से पूछ लेगा, सबसे ज़्यादा इसके पूछने के चांस होते हैं। जिंक मॉडरेटली मोबाइल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपका एनपीके आपका अगर हम बात करते हैं प्लांट के अंदर, इट इज हाईली मोबाइल। ठीक है, गलत है, क्या होगा, हाईली मोबाइल, मतलब डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि एनपीके प्लांट के अंदर हाईली मोबाइल है, और जो हाईली मोबाइल होगा उसकी डेफिशिएंसी लोअर या ओल्डर लीव्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक बार भाई नजर मार लेना इसमें। मोबिलिटी इन प्लांट्स हमने क्वेश्चन में देखा, फिर मोबिलिटी इन सॉइल भी ध्यान में रखना कि भाई नाइट्रेट और सल्फेट बहुत ज़्यादा मोबाइल है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी मोबिलिटी थोड़ा कम देखने को मिलती है। चलो भाई जल्दी से क्वेश्चन बताओ। फिजिकल डोरमेंसी कॉज्ड बाय हार्ड सीड कोट इज ओवरकम बाय। अगर देखो दो चीज़ें होती है सीड के जर्मिनेट ना करने के, दो रीजन है। पहला क्या कि ये आपका सीड है, इसके अंदर एम्ब्रियो होगा, क्या होगा इसके अंदर, एम्ब्रियो। तो भाई पहला रीजन हो सकता है कि एम्ब्रियो डोरमेंट है, एम्ब्रियो क्या है, डोरमेंट है, या उसको सूटेबल कंडीशन नहीं मिल रही तो वो जर्मिनेट ही नहीं कर रहा। ठीक, दूसरा रीजन हो सकता है कि भाई सीड कोट हार्ड है, सीड कोट हार्ड है। ठीक है, अब अगर आपका एम्ब्रियो ठीक से जर्मिनेट नहीं कर रहा, ठीक है, अगर आपका क्या है एम्ब्रियो में दिक्कत है, एम्ब्रियो अगर ठीक से जर्मिनेट नहीं कर रहा तो उसको हम लोग कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जिस प्रोसेस को स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग टेम्परेचर में चेंजेस लाते हैं कि एम्ब्रियो को स्टिमुलेट करे जर्मिनेट करने के लिए। दूसरा, अगर सीड कोट हार्ड है तो भाई वो एम्ब्रियो जर्मिनेट करना तो चाहता है, पर सीड कोट हार्ड है तो एम्ब्रियो निकलेगा कैसे, तो उसके लिए स्कैरिफिकेशन किया जाता है। स्कैरिफिकेशन में सीड कोट को रब करते हैं, थोड़ा सा लूज करते हैं, ताकि एम्ब्रियो जो है इजिली इमर्ज इससे कर जाए। तो बी ऑप्शन जो आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा, कि हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सीड कोट को थोड़ा सा लूज करेंगे स्कैरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू।
हार्मफुल सब्सटेंस ऑफ द क्रॉप इन यूरिया इज, कह रहा है कि भाई क्रॉप में कुछ यूरिया में कुछ ऐसा प्रेजेंट है जो क्रॉप्स को हार्म कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाएगा? अमाइड, साइनाइड, बायूरेट या यूरिक एसिड? तो ये तो बड़ा पता होगा आपको, इसकी लिमिट भी पता होगी। देखो जब भी यूरिया बनाते हैं तो यूरिया मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है, कौन सा? बायूरेट। इसकी लिमिट क्या रखी गई है? 1.5% फॉर आपका सॉइल एप्लीकेशन, अगर मिट्टी में यूरिया डाल रहे हो तो 1.5% बायूरेट। इससे ज़्यादा अगर यूरिया में है तो आपका वो अलाउ नहीं किया जाएगा, परमिसेबल लिमिट 1.5% है। 1.5% है तो प्लांट को उतना हार्म नहीं करेगा। अगर आपको फोलियर एप्लीकेशन करना है तो 0.5% के आसपास आपको क्या करना होगा? डोज इसकी रखनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा अगर आपका चला गया यूरिया में बायूरेट 0.5% से ज़्यादा हुआ तो फोलियर एप्लीकेशन के लिए अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा। द क्रॉप सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इन सेलाइन सॉइल वुड इंक्लूड, सेलाइन सॉइल के लिए कौन सी बढ़िया क्रॉप है? राइस, शुगर बीट, मेज, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, एक ऑप्शन इनमें से अगर हटाया जाए तो डी ऑप्शन हटाते हैं, ऑल ऑफ दी अबव नहीं जाएगा यहाँ पे आंसर। तो भाई कौन सी है? राइस है। देखो ज्यादातर जो सीरियल क्रॉप्स की हम बात करते हैं, दीज आर टॉलरेंट टू सैलिनिटी, टॉलरेंट टू सैलिनिटी। ज़्यादातर जो बार्ले वगैरह स्पेशली हो गई वो क्या है? सैलिनिटी टॉलरेंट है, उनको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है सैलिनिटी से। ठीक है, पर स्पेशली दो सीरियल क्रॉप ऐसी है जिनको सैलाइन कंडीशन में नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं स्पेशली राइस और मेज ऐसी क्रॉप हैं जो आपको क्या मिलेगा, जो आपको सीरियल क्रॉप होते हुए भी क्या है? सेंसिटिव है सैलाइन सॉइल के लिए। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा वो बी ऑप्शन शुगर बीट यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, जो सैलिनिटी के लिए टॉलरेंट है। शुगर बीट हो गया, बार्ली हो गया, सब काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट है। एक चीज़ और ध्यान में देना, राइस और मेज सैलिनिटी के लिए टॉलरेंट है, पर ये भी ध्यान देना ये सैलिनिटी के लिए टॉलरेंट है, पर सोडिसिटी, सैलिनिटी मतलब सॉल्ट, सोडिसिटी मतलब सोडियम, पर सोडियम के लिए ये एकदम टॉलरेंट होता है। सैलिनिटी के लिए सेंसिटिव था, पर सोडियम या सोडिक सॉइल में इसको यूज करते हैं राइस को रिक्लेम करने के लिए, क्योंकि सोडिक सॉइल में सबसे ज़्यादा टॉलरेंस राइस ही शो करता है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना, पर सैलाइन सॉइल को नहीं शो करता। तो बी ऑप्शन शुगर बीट राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कुछ आपके साइंटिस्ट दिए और कुछ थ्योरीज दिए, तो किस साइंटिस्ट ने किस थ्योरी को दिया था ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, चलो भाई कोई एक आध दिन में से क्या पता उठा के पूछ लें कि भाई डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी, लेमार्क ने कौन सी दी है, वुल्फ ने कौन सी दी है, और अगस्त वीजमान ने कौन सी थ्योरी दी है। तो चलो भाई जल्दी से इसको लिखते हुए चलते हैं। अगर हम बात करते हैं भाई डार्विन की, तो भाई डार्विन ने दी थी थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस, ए का होगा सी ऑप्शन। लेमार्क की बात करते हैं, लेमार्क ने दी थी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज है। ठीक है, अभी देखो इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पूरी हर एक थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा, पर पढ़ के जरूर जाना, इंटरेस्टिंग भी है और आपका ये क्या है, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, जानना भी चाहिए और एग्जाम में भी आ सकता है। वुल्फ ने यहाँ पे दी थी क्या? थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। और अगर हम बात करें अगस्त वीजमान तो यहाँ पे दी थी जर्म प्लांट थ्योरी। तो सी बी ए डी बी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आपका जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपकी कुछ थ्योरी, तो ये थ्योरी भी ध्यान में रखनी है थोड़ा सा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ LD50? LD50 मीन्स लीथल डोज 50। तो भाई लीथल डोज 50 क्या हुआ? ये आपका केमिकल की वो क्वांटिटी है जो लगभग 50% इंसेक्ट को क्या करती है? किल कर देगी। तो इसकी यूनिट क्या होगी? mg पर ग्राम। ठीक है, मैं अगर शॉर्ट में बोलूँ तो यूनिट इसकी क्या होगी? mg ऑफ केमिकल, उस केमिकल का कितना मिलीग्राम लगेगा। ठीक है, और बात करें हम पर ग्राम ऑफ एनिमल, मिलीग्राम किसका है? केमिकल का, और ग्राम किसका है? इंसेक्ट वगैरह का जो है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, mg पर ग्राम लेंगे, mg पर kg लेंगे, आपका kg पर ग्राम लेंगे, या फिर ग्राम पर ग्राम लेंगे, मतलब कुछ ग्राम केमिकल इन कंपैरिजन टू कुछ ग्राम एनिमल या इंसेक्ट। ठीक है, तो भाई LD50 की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट जो जाएगी वो जाएगी मिलीग्राम पर केजी, जिसको अपन ppm भी कह सकते हैं। मिलीग्राम क्या हुआ आपका? कि इतना केमिकल मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमको क्या करना है यहाँ पे? लीथल डोज 50 की यूनिट है। ठीक है, चलो भाई, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर जो है जाएगा। तो LD50 यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं वो आपने देख लिया। उसके अलावा जितना कम LD50 उतना ही ज़्यादा वो टॉक्सिक होगा। क्यों? क्योंकि भाई उतना कम केमिकल लगेगा, उतना कम मिलीग्राम लगेगा और ज़्यादा इंसेक्ट को वो किल करेगा। ठीक है, चलो भाई, 1 बैग ऑफ 50 kg यूरिया कंटेंट डैश kg ऑफ नाइट्रोजन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं अगर 50 kg का यूरिया बैग आ गया तो कितना नाइट्रोजन सप्लाई करेगा। 50 kg तो बता दोगे, पर मुझे 45 kg बताओ, क्योंकि अब यूरिया का बैग जो है वो 45 kg का कर दिया गया है। तो 50 kg कितना डालेगा भाई? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 100 kg अगर 46 kg नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, 100 kg यूरिया, मतलब यूरिया में 46% नाइट्रोजन है। इसका क्या मतलब हुआ कि 100 kg यूरिया डालोगे तो 46% नाइट्रोजन मिलेगा।
ठीक है। तो भाई 50 डालोगे तो कितना मिलेगा, इसका हाफ मिलेगा, यानी कि 23 kg मिलेगा। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 50 kg डालोगे तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 50 इंटू 46 डिवाइडेड बाई 100, काटोगे पीटोगे तो आपका 23 यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। अब मुझे जल्दी बताओ भाई 45 kg कितना जाएगा, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। 100 kg यूरिया डालोगे 46 मिलेगा, उसका आधा डालोगे तो 46 का आधा 23 kg मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन था, बी ऑप्शन है। पर 45 kg अगर यूरिया का बैग डाला तो कितना मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और तीनों ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि भाई पेनिट्रेंस, एक्सप्रेसिविटी और प्लियोट्रोपिज्म, ये तीनों टॉपिक, तीनों हेडिंग आपको पता होनी चाहिए। पेनिट्रेंस यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई पेनिट्रेंस ये बताएगा कि कोई जो जीन है उसकी क्या एबिलिटी है, या फिर आप कह सकते हो कि कोई जो जीन है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा, लाइक्लीहुड है या उसकी एबिलिटी है। पेनिट्रेंस मतलब कि मान लो कि ये आपका कोई इंडिविजुअल है, इसके अंदर कोई जीन है, ये खुद को एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा, उस चीज़ को हम पेनिट्रेंस बोल रहे हैं, ठीक। सेकंड नंबर पे एक्सप्रेसिविटी। एक्सप्रेसिविटी में क्या कह रहा है कि वो कितना खुद को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। ये आपका क्या बता रहा है, एक्सटेंट ऑफ एक्सप्रेशन, ये बता रहे करेगा नहीं करेगा, ये बता रहे कि कितना हद तक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और प्लियोट्रोपिज्म क्या बताता है, प्लियोट्रोपिज्म बताता है कि एक सिंगल जीन कई सारे कैरेक्टर्स के लिए कोड करती है। मतलब एक सिंगल जीन ही आपका हो सकता है कि हेयर कलर, आंखों के कलर, ठीक है, और भी 2-4 चीज़ों के लिए कोड कर जाए, उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिज्म। जब सिंगल जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को गवर्न करेगी, दैट इज नोन एज प्लियोट्रोपिज्म, ठीक है। पर यहाँ पे देखो लिखा क्या है, प्लियोट्रोपिज्म डिस्क्राइब अ सिनेरियो वेयर अ मल्टीपल जीन इन्फ्लुएंसेस सिंगल फिनोटाइपिक इफेक्ट। उल्टा लिखा है, यहाँ कह रहे हैं एक सिंगल फिनोटाइपिक इफेक्ट को बहुत सारी जीन क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है। उल्टा लिखा है, एक सिंगल जीन कई सारे इफेक्ट को कंट्रीब्यूट करेगी, उसको अपन प्लियोट्रोपिज्म कहेंगे। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना है पहले, सीधा डी पे नहीं भागना होता। चलो भाई देखो, जनरल टर्म्स आपको सारे पता होने चाहिए कि भाई डायक्लिनी क्या है, मोनोएसी क्या है, डायकोगेमी क्या है, क्योंकि डायरेक्ट इस टाइप के जनरल टर्म्स आपसे बड़े पूछते हैं ब्रीडिंग के रिगार्डिंग। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, What term describe a temporal flowering system in which male and female reproductive organ mature at different time। जैसे आपने सुना होगा प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। जैसे मेज की केस में क्या होता है, मेज की केस में प्रोटोएंड्री होता है कि भाई मेल पार्ट पहले मैच्योर कर गया और फीमेल पार्ट बाद में मैच्योर कर रहा है। अब भाई मेल पहले मैच्योर कर गया और फीमेल बाद में मैच्योर कर रहा है, तो इनके बीच जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो रुक जाता है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, डाइक्लिनी का मतलब होता है यूनिसेक्सुअलिटी। डाइक्लिनी मतलब कि मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग होगा, तो उसको हम बोलते हैं डाइक्लिनी। डायकोगेमी का मतलब यही होता है कि आपका मेल और जो फीमेल है उनके मैच्यूरेशन टाइमिंग में, मेल और फीमेल फ्लावर के मैच्यूरेशन टाइमिंग में डिफरेंस आएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। डाइक्लिनी के अंदर ही आपका मोनोएसी और डायोसी दोनों टर्म आपके जो है डाइक्लिनी के अंदर ही आते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की यहाँ पे बात होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा आपको वो डायकोगेमी जाएगा। प्रोटोएंड्री प्रोटोगाइनी ये दोनों हैं जो वो डायकोगेमी के अंदर आते हैं। अगला क्या कह रहा है भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन, द हीप मेथड ऑफ कंपोस्टिंग इज अ कॉमनली यूज टेक्निक फॉर डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, ठीक है। कह रहा है कि हीप मेथड से हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को डीकम्पोज करते हैं। What type of process does the heap method of composting primarily involve। कह रहा है हीप मेथड कौन सा मेथड है, सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो हीप मेथड कौन सा मेथड है, एनारोबिक, रिडक्शन, एरोबिक या हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। तो बताओ भाई हीप मेथड किसको कहते हैं, कंपोस्टिंग बनाने के, कंपोस्टिंग मतलब क्या है, कंपोस्टिंग यानी कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, कंपोस्ट मतलब किचन का वेस्ट, कोई भी जो बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो वेस्ट खराब हो सकता है, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने खराब और खराब करना है, आपने उसको सड़ाना है, ठीक है। तो आपने कंपोस्ट में क्या करोगे, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको लाके धीरे धीरे खराब होने के लिए यहाँ पे छोड़ दोगे, डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दोगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंपोस्ट बोलते हैं। इसको बनाने के 2 तरीके, एक होगा हीप मेथड और एक होगा क्या, हीप मेथड को अपन बोलते हैं इंदौर मेथड, और दूसरा होता है आपका बेंगलोर मेथड, ठीक है। हीप मेथड में हम लोग टर्निंग करते हैं क्योंकि ये आपका एरोबिक मेथड है, मतलब इसमें हमने जो कंपोस्ट डाला उसको मिलाते हैं अच्छे से। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि ये एरोबिक मेथड है। और अगर हम बात करें बेंगलोर मेथड की तो ये एनारोबिक मेथड है, इसमें हमें टर्निंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका जाएगा वो सी ऑप्शन एरोबिक प्रोसेस जाएगा। आपको मैंने बेंगलोर और इंदौर और बेंगलोर मेथड दोनों बड़े अच्छे से बताए हैं। तो मुझे जल्दी से अगर किसी को पता है तो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये मेथड दिए हैं, पहली बात ये बताओ मुझे। दूसरी बात,
कितना टाइम लगता है आपका यहाँ हीप या इंदौर मेथड को बनने में, और कितने महीने लगते हैं बैंगलोर मेथड को बनने में, ये बताओ। तीसरी बात, इनमें से सुपीरियर मेथड, बढ़िया मेथड किसको माना जाता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हैं जो आपको और पता होने चाहिए। जिसको पता है बता दो भाई। सी ऑप्शन एरोबिक यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आओ। ये कई सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उठाए हुए हैं डायरेक्ट, जैसे कि ये भी एक क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन मेज शुड बी कंप्लीटेड बिफोर। कह रहा है कि मेज के अंदर फर्टिलाइजर हमको कौन से प्रोसेस से पहले पहले कर देना चाहिए, किस चीज़ से पहले पहले कर देना चाहिए। टेस्लिंग से पहले, सिल्किंग से पहले, राइपनिंग से पहले, या नी हाई स्टेज से पहले। टेस्लिंग मतलब मेल फ्लावर, टेस्लिंग मतलब जब ये मेज का प्लांट आया तो उसमें ऊपर की तरफ क्या है, मेल फ्लावर आता है इस तरीके से। ये नारियल का पेड़ नहीं है, मेज का ही है। ठीक है, मेल फ्लावर आता है, उसको बोलते हैं टेस्लिंग, और उसके कुछ टाइम बाद आपका सिल्किंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पहले मेल फ्लावर आता है, उसके बाद या वो है सिल्किंग या फीमेल फ्लावर आता है, इसको हम प्रोटोएंड्री भी कहते हैं। ठीक है जी, जो आपका यहाँ पे जैसी पूरी तरीके से मैच्योर हो गया एक बार आपका मेज का प्लांट, जो हाइट उसने अटेंड करनी थी वो अटेंड कर ली, उसके बाद उसमें टेस्लिंग स्टार्ट होती है। टेस्लिंग स्टार्ट होने से पहले पहले कोशिश होनी चाहिए कि फर्टिलाइजर सारा का सारा जो है डाल दिया जाए, और टेस्लिंग के कुछ दिन बाद जो है सिल्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे आपका लिखी हुई भी है। सेल्फ लाइफ ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज, भाई बायो फर्टिलाइजर ये वही बायो फर्टिलाइजर है, जैसे एजोटोबैक्टर की अगर हम बात करते हैं, क्या एजोटोबैक्टर, राइजोबियम है, ये सब क्या है, ये सब बायो फर्टिलाइजर है। तो कह रहे हैं उसकी सेल्फ लाइफ कितनी होगी। सॉलिड अगर कैरियर हमने यूज किया है तो कितने महीने होगी, और लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है तो कितने महीने होगी। तो ये तो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा कि सॉलिड कैरियर के केस में 3 महीने तक चल जाएगा, और अगर आपका लिक्विड बेस्ड फर्टिलाइजर है तो वो आपका 12 महीने तक उसकी लाइफ जो है रहती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। उसके अलावा 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पे आपको यहाँ पे जनरली इसको स्टोर करके रखना है, तब इतनी इसकी क्या रहेगी, लाइफ रहेगी। ठीक है, कितना, 3 महीने सॉलिड वाले के लिए और 12 महीने लिक्विड वाले के लिए बायो फर्टिलाइजर को आपको इतना चल जाएगा। विच पेयर ऑफ क्रॉप आर नेटिव ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन कौन ग्रो करते हैं, या नेटिव कौन सा है, मूंग बीन, उर्द बीन, सनफ्लावर या कैस्टर। सनफ्लावर कहाँ का है भाई, मैक्सिको का। कैस्टर कहाँ का है, इथोपिया का। टोबैको एंड पोटैटो, टोबैको कहाँ का है भाई, टोबैको और पोटैटो कहाँ के हैं, जल्दी बताओ मुझे, टोबैको और पोटैटो कहाँ के हैं। मैंने आई थिंक पोटैटो तो आपको ऊपर ही बता दिया है। और लास्ट में दिया मेज एंड नेपियर। भाई मेज की हम बात करते हैं तो मैक्सिको का है, नेपियर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, साउथ अफ्रीका का है। और आपने मुझे बताना है टोबैको और पोटैटो, बड़े आसान है भाई, टोबैको और पोटैटो। ठीक है, कहाँ के जल्दी बता दो। चलो, पर इंडिया के नहीं है टोबैको और पोटैटो, है ना। पोटैटो तो हमने डिस्कस कर ही लिया। इंडिया के होते हैं मूंग बीन एंड उड़द बीन, ये दोनों जो है इंडिया के नेटिव आएंगे। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। इन विच ईयर मेंडल्स वर्क वाज रीडिस्कवर्ड, भाई मेंडल के साथ ये थोड़ा बुरा तो हुआ, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही बुरा हुआ कि भाई मेंडल का कभी वर्क ही नहीं हुआ और अभी मेंडल को हम फादर बोल रहे हैं। ठीक है, बुरा हुआ, पर ये भी नहीं कि मतलब ठीक है जो भी है ना, दुख नहीं मनाना है हमें। चलो, कौन से साल में उनका वर्क रीडिस्कवर किया गया। देखो भाई 3 साइंटिस्ट आए और उन तीनों ने क्या किया, 2 महीने के अंदर अंदर तीनों ने अलग अलग, ऐसा नहीं कि मिलके काम किया, तीनों ने अलग अलग काम किया और मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। उन्होंने देखा कि जो मेंडल ने बात करी है वो एकदम सही बात करी है, उनके एक्सपेरिमेंट में वो चीज़ रेप्लिकेट होके आई। ठीक है, तो उन्होंने 1900 में 1900 में इस काम को क्या किया, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। क्योंकि मेंडल ने भी लास्ट में हार मान ली थी, कई सारी क्रॉप ऐसी थी जहाँ पे मेंडल का वर्क प्रूफ नहीं हो रहा था, फिर मेंडल ने भी छोड़ दिया था कि छोड़ो अब क्या ही करना। तो ये 1900 जो है आपका राइट आंसर आएगा। हुगो ड्यूवीरीज, कार्ल कोरेंस और टिशकमार्क। ठीक है, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1900 में क्या किया था, इंडिपेंडेंटली अलग अलग क्या किया था, इन्होंने मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली फीड मोर और लेस सिलेक्टिवली ऑन बैक्टीरिया इन द सॉइल। कहना चाह रहा है कि बैक्टीरिया का प्रीडेटर सॉइल में कौन है, प्रीडेटर मतलब बैक्टीरिया को खा जाता है ये। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ यूनिसेलुलर आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। ठीक, क्या ये एक ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया पे फीड करता है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि भाई बैक्टीरिया की कोई कमी है नहीं सॉइल में। ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन को चेक करना है, तो उसके लिए कौन है, उसके लिए है यहाँ पे प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ की जब हम बात करते हैं तो याद रखना, प्रोटोजोआ इज अ प्रीडेटर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पे फीड करेगा प्रोटोजोआ। तो ये यूनिसेलुलर होता है, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। उसके अलावा ये बैक्टीरिया को जनरली फीड करता है और इसी वजह से एक बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम सॉइल में बना के रखता है कि भाई बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल में रखता है। इसके आगे अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, वेराइटीज दिए और ईयर ऑफ रिलीज दिया। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपके एक साथ बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, देखो भाई पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई ICPH8 ये सारे इनकी क्या है,
फर्स्ट हाइब्रिड हैं, तो आपसे पूछेगा ICP-H8 किसका फर्स्ट हाइब्रिड है, H4 किसका फर्स्ट हाइब्रिड है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ईयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा, कब रिलीज किया गया। तीसरा, साइंटिस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा, किस साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ICP-H8 की, तो 1961 में पल्स का ये क्या है, फर्स्ट हाइब्रिड है। जितनी भी पल्स हैं वर्ल्ड में उन सबका फर्स्ट हाइब्रिड कौन था, ICP-H8 था। अगर हम बात करें भाई H4 की, तो ये आपका 1970 में आया था। ठीक है, आपका 1970 में आया। HB1 तो आपका 65 में ही आया था। अच्छा, लिख लेते हैं साथ में वरना फिर कंफ्यूजन होगा। फर्स्ट का सेकंड है, बी का आपका 4 है, सी का आपका थर्ड है, तो बचा क्या, फोर्थ का। मेज का जो फर्स्ट हाइब्रिड है वो 1991 में आया था। तो आपका यहाँ पे 2431 फर्स्ट ऑप्शन ही जो है यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो भाई ICP-H8 की बात करें तो आपका 1991, H4 आपका किसने किया है यहाँ पे, ये आपका CT पटेल ने किया है। बाजरा 1961, सोरगम की भी बात करें तो 1964 में आया था, ध्यान में रखना। बाकी मेज में हमने बताया, मेज में आपके यहाँ पे 4 हाइब्रिड एक साथ रिलीज किए गए थे 1961 के अंदर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। ऑन विच प्लांट डिड ह्यूगो डी वेरीज कंडक्ट हिज रिसर्च। ह्यूगो डी वेरीज जो है उन्होंने कौन से प्लांट में अपना रिसर्च किया था। भाई ह्यूगो डी वेरीज ने म्यूटेशन पे बड़ा रिसर्च किया है, तो उन्होंने उसके लिए प्लांट वगैरह पे काफ़ी रिसर्च की है म्यूटेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इन्होंने किया था पी प्लांट, कॉर्न, इवनिंग प्राइमोज या सनफ्लावर। तो भाई इन्होंने किया था किस पे, इवनिंग प्राइमोज, जिसको अपन ओनियोथेरा लेमार्कियाना भी कहते हैं। ठीक है, तो इवनिंग प्राइमोज सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। ट्रम म्यूटेशन भी इन्होंने ही दिया था और इन्होंने काम किस में किया, इवनिंग प्राइमोज में किया। साइंटिफिक नेम भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड द हाईएस्ट फैट परसेंटेज अप टू 13%। कौन सी ऐसी ब्रीड है, ठीक है, जिसमें फैट परसेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। जर्सी, भदावरी, साहिवाल या फिर गिर। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से। तो ये वाला क्वेश्चन तो कई बार किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका जाएगा कौन, जो कॉपर कलर की, इसका कलर किसका, इस बफेलो का कलर कैसा होता है, कॉपर कलर होता है। कौन सी है ये, भदावरी, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर जाएगा। बाकी तीन तो वैसे भी काऊ लिखी है और जनरल सी बात है बफेलो में फैट कंटेंट काऊ से ज़्यादा होता है। तो भाई ये यूपी की ब्रीड है, ये भी ध्यान में रखना, नेटिव इसका यूपी है। कॉपर कलर की बॉडी है, गले में 2 वाइट कलर की लाइन देखने को मिलती है इसके, जिसको चिवरॉन लाइंस कहा जाता है। और उसके अलावा अगर हमने बात करी तो फैट परसेंट इसमें 6 से लेकर 13% तक देखने को मिल सकता है। तो हाई फैट परसेंटेज इसमें देखने को मिलता है। इन विच स्टेट आर जमुनापरी गॉड प्राइमरीली फाउंड। अब देखो यार ये क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं, पर दिक्कत वही होती है कि इनको थोड़ा याद करना पड़ता है। जैसे अगर हमने पूछा जमुनापरी, तो भाई ये यूपी की ब्रीड है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा कि जमुनापरी उत्तर प्रदेश की ब्रीड है। ठीक है, पैरट नोज अपीयरेंस इसका थोड़ा सा क्या है आपको देखने को मिलेगा, रोमन नोज और पैरट माउथ अपीयरेंस। मतलब इसकी जो नोज है ये नॉर्मल नोज है, इसकी नोज थोड़ा ऐसी उठी होती है, जिसको अपन रोमन नोज भी कहते हैं। ठीक है, रोमन नोज एक कॉमन टर्म है, इंसानों में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका जाएगा वो आपका बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश ही जाएगा। इन विच प्लांट इज अ राइजोम, अ मॉडिफाइड स्टेम स्ट्रक्चर कवर्ड विद स्केल लीव्स कॉमनली ऑब्जर्व्ड। कह रहे भाई राइजोम की बात कर रहा है। राइजोम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है ये। ठीक है, स्टेम का ही क्या है, मॉडिफिकेशन है। तो कह रहे किस में देखने को मिलेगा, जिंजर में, बनाना में, दोनों में, या फिर स्वीट पोटैटो में। ठीक है, तो बताओ भाई। देखो स्वीट पोटैटो भी आपका स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है वैसे तो, पर क्या उसको राइजोम बोलेंगे अपन। तो जब जिंजर और बनाना की बात करते हैं, जिंजर हो गया आपका, उसके अलावा टर्मरिक आ गया, टर्मेरिक। ठीक है, और आपका बनाना हो गया, तीनों में ही आपको राइजोम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जाएगा वो सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी जो है करेक्ट आंसर जाएगा। जिंजर, टर्मरिक, बनाना 3 इंपॉर्टेंट आपके क्या है, एग्जाम्पल हैं राइजोम के। चलो भाई ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये है आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन, और आसान सा क्वेश्चन है। अ फार्मर गेट्स 2700 kg जूट फाइबर फ्रॉम 1 हेक्टेयर, द यील्ड ऑफ जूट इज, करें कि भाई 2700 kg जूट आया उसका पर हेक्टेयर में। तो आपको इस केजी को बेल्स में कन्वर्ट करना है, तो कर दो भाई। पता है क्या आपका कितने बेल्स कितने केजी होता है, पता है, तो कर दो भाई इसको सॉल्व। ठीक है, तो जल्दी बताओ भाई 2700 kg अगर जूट आपका है तो वो कितने बेल्स पर हेक्टेयर जो है आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो ए बी सी डी में से जो भी आंसर आएगा उसको आप कमेंट कर देना। तो भाई ये थे कुछ एमसीक्यू जिससे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, कई सारा रिवीजन हो जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ वापस से एक बार टच हो गई। तो ये था आज का सेशन, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।